अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी ताबूत में आ जाओ, पहला हिस्सा। जादूगरनी नागिन की रूह वीरान महल के गेट पर रुक गई। हर्ष नाग वहां से जाते हुए जादू की लकीर खींच गया था, मगर जादूगरनी नागिन की रूह उस लकीर को पार कर गई। अगर हर्ष नाग वहां खुद मौजूद होता तो जादूगरनी नागिन की रूह महल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी, लेकिन हर्ष नाग वहां से जा चुका था और तय खाने में कस्तूरी नागिन कैद थी। जादूगरनी नागिन की रूह ने वीरान महल में दाखिल होते ही कस्तूरी नागिन को आवाज दी। यह आवाज तय खाने में कस्तूरी नागिन को पहुंच गई। कस्तूरी नागिन ने वहां से आवाज दी, मैं तय खाने में हूं खाला, मैं तय खाने में हूं। जादूगरनी नागिन की रूह तय खाने में आ गई। कस्तूरी नागिन ने उसे देखते ही घबरा कर कहा, खाला मुझे यकीन है वो हर्ष नाग था, उसने नाग देवता को यहां से भगा दिया है। मैं नाग देवता से इंतकाम लूंगी, क्या तुम मुझे यहां से निकाल सकती हो? जादूगरनी की रूह ने कहा, मुझे पहले ही शक था कि यह हर्ष नाग के सिवा और कोई नहीं हो सकता। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहां से बाहर लिए चलती हूँ। जादूगरनी नागिन ने कस्तूरी नागिन को अपनी रूह के धुएं में लपेट लिया और फिर बुलंद आवाज में कहा, कस्तूरी नागिन मलका, तेरी गायब होने की ताकत भी तुम्हारे पास आ गई है। ये ताकत हर्ष नाग ने खत्म कर दी थी, अब तुम यहां से आसानी से निकल सकती हो। कस्तूरी नागिन ने जोर से फुंकार मारी, वो गायब हो गई। वो तेजी से तय खाने से निकलकर वीरान महल के बाहर आ गई। जादूगरनी नागिन की रूह भी उसके साथ थी। दोनों जादूगरनियां महल के पिछवाड़े गढ़े वाले दरख्त के पास आकर बैठ गईं। कस्तूरी नागिन कहने लगी, नागिन जादूगरनी की रूह, हर्ष नाग से मैं बदला नहीं ले सकती, मगर मैं तुम्हारे सामने कसम खाती हूं कि नाग से बदला जरूर लूंगी और इस बार दुनिया में जाकर उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो सारी उम्र याद करेगा। क्या अब मैं जा सकती हूँ? जादूगरनी नागिन की रूह ने कहा, क्यों नहीं, तुम पर हर्ष नाग का जादू टूट चुका है, अब तुम जिस सैयारे पर चाहो जा सकती हो। कस्तूरी नागिन ने कहा, मैं सिवाय दुनिया के और किसी सैयारे पर नहीं जाऊंगी, इसलिए कि नाग दुनिया के सैयारे पर ही गया होगा। जादूगरनी नागिन की रूह ने कहा, नागिन मलका इस बात का ख्याल रखना, जुली सॉन्ग के पास एक तिकोना खलाई सितारा है जो तुम्हारी मौजूदगी को जाहिर कर देता है। अगर तुम उसके पास जाओ, सबसे पहले उस सितारे को जाया कर देना, फिर वो तुम पर खलाई मखलूक होने का शक नहीं कर सकेगी। कस्तूरी नागिन ने जादूगरनी नागिन का शुक्रिया अदा किया और 1 सेकंड में फिजा में परवाज कर गई। वो देखते देखते खला में पहुंच गई और रोशनी की रफ्तार के साथ सफर करने लगी। नाग को मालूम नहीं था कि इस दफा भी कस्तूरी नागिन नाग के ताक़ुब में उसके पीछे पीछे दुनिया में दाखिल हो रही थी। उसका ख्याल था कि वो लोग अभी तक अफ्रीका में ही कहीं होंगे, चुनाचे वो शुमाली अफ्रीका के शहर सोडान में उतरना चाहती थी, मगर नीचे आते ही उसे जबरदस्त आंधी के तूफान ने जकड़ लिया और हवाएं उसे उठाकर कहीं से कहीं ले गईं। जब तूफान थमा तो कस्तूरी नागिन ने दिन की रोशनी में देखा कि वो दरिया के किनारे छोटी सी बस्ती में उतर आई है। वो गैबी हालत में थी। बस्ती के कुछ बूढ़े आदमी झोंपड़ियों के आगे बैठे टोकरियां वगैरह बना रहे थे। झोंपड़ियों के बाहर पटारियां भी पड़ी थीं। औरतें खाना वगैरह तैयार कर रही थीं। गैबी हालत में रहकर कस्तूरी नागिन इन लोगों से मालूमात हासिल नहीं कर सकती थी कि ये कौन सा इलाका है, इसलिए वो एक दरख्त के पीछे आई और फौरन उसने एक सांवले रंग की देहाती किस्म की औरत का रूप बदला और बस्ती की तरफ चली। बस्ती में आते ही कस्तूरी नागिन को एहसास हो गया कि ये सुपेरों की बस्ती है। कस्तूरी नागिन सांवली देहाती औरत के रूप में बस्ती में एक बूढ़े के पास आकर बोली, बाबा ये कौन सा गांव है? बूढ़े ने आंखें उठाकर कस्तूरी नागिन को देखा और पूछा, बीबी तू कहाँ जाना चाहती है? कस्तूरी नागिन ने कहा, बाबा मैं अपने काफले के साथ शहर सोडान जा रही थी कि काफले से बिछड़कर रास्ता भूल गई हूँ। बूढ़ा कहने लगा, बीबी तू बहुत दूर निकल आई है, सोडान तो यहाँ से बहुत फासले पर है। कस्तूरी नागिन ने कहा, क्या करीब कोई ऐसा शहर है जहां से मुझे सोडान जाने वाला काफला मिल जाए? बूढ़े सपेरे ने अपने भाई सपेरे को बुला लिया। दूसरी औरतें भी वहां आ गईं। कस्तूरी नागिन ने उन्हें अपना नाम रानी बताया। बूढ़े सपेरे ने उसे दूध पीने के लिए दिया और झोंपड़ी में बिठाया। फिर उसे बताया कि वहां से करीब कोई शहर नहीं है, लेकिन 10 कोस के फासले पर एक गांव जरूर है जहां से महीने में एक बार आदमी घोड़े लेकर शहर जाता है। अगर तुम चाहो तो उसके साथ शहर जा सकती हो। इतने में बूढ़े का जवान भतीजा कहने लगा, चचा मैं अगले हफ्ते सांप लेकर शहर जा रहा हूं, मैं रानी को शहर छोड़ दूंगा। ये मेरा भतीजा रामबू है, ये बड़ा बहादुर लड़का है। रास्ते में अगर कोई जंगली जानवर मिल गया तो ये उसे पल भर में मार डालेगा। तुम बेफिक्र होकर इसके साथ जा सकती हो। कस्तूरी नागिन ने 1 हफ्ता वहीं बसर किया। वो खुद भी फिजा में उड़कर जा सकती थी, लेकिन उसे सही रास्ते का पता नहीं था और उसे खतरा था कि कहीं वो अकेली उड़ते हुए रास्ते से भटक ना जाए। और अफ्रीका में अगर कोई रास्ते से भटक जाए तो बड़ी मुश्किल से उसे रास्ता मिलता है, और कस्तूरी नागिन को इतनी जल्दी भी नहीं थी। वो 1 हफ्ता इस बस्ती में रही, फिर जवान सपेरे रामबू के साथ घोड़े पर बैठकर शहर सोडान की तरफ चल पड़ी। शहर से 1 मील पीछे ही सौदागर की हवेली थी, जिसके बाद सपेरा सांप बेचने के लिए जा रहा था। वो अक्सर इस सौदागर के पास आता रहता था।
सुपेरे को मालूम था कि यह सौदागर औरतों की खरीदो फरोख्त का काम भी करता है। उस जमाने में मर्दों का गुलाम और औरतों को लोंडियां बनाकर फरोख्त करने का रिवाज आम था। उसने कस्तूरी नागिन से कहा, रानी मेरे साथ सौदागर की हवेली तक आओ, मैं उसे सांप देकर तुम्हें शहर में खुद छोड़ाऊंगा। तुम बेशक हवेली की ड्योढ़ी में ही बैठना। कस्तूरी नागिन ने सोचा कि चलो नौजवान सुपेरे का दिल रखने के लिए मान लेती हूँ। वो हवेली की ड्योढ़ी में आकर बैठ गई। सुपेरा सांपों की पटारी लेकर सौदागर के कमरे में आ गया। उसने सांप भी दे दिए और एक शिकार की खुशखबरी भी सुनाई। सौदागर ने खिड़की के खुफिया सुराख में से कस्तूरी नागिन को देखा तो खुश होकर सुपेरे से कहने लगा, शिकार अच्छा है, मगर मैं तुम्हें 50 सिक्कों के सिवा एक सिक्का भी नहीं दूंगा। सुपेरे को और क्या चाहिए था, कहने लगा, लाओ 50 सिक्के। ये औरत रानी अब तुम्हारी है, इसे पकड़कर अपनी कैद में रखना अब तुम्हारा काम है। ये कहकर सुपेरा हवेली के दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया। जब सुपेरा चला गया तो सौदागर ड्योढ़ी में आ गया। कस्तूरी नागिन की तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। कस्तूरी नागिन को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, वो नौजवान सुपेरा कहाँ है जो मुझे यहाँ बिठाकर तुम्हें सांप देने अंदर गया था? सौदागर बोला, वो तो कब का चला गया, अब तुम मेरी लौंडी हो। वो तुम्हें मेरे पास 50 सिक्कों में फरोख्त कर गया है। कस्तूरी नागिन को सख्त गुस्सा आया। सौदागर ने फौरन गुलामों को हुक्म दिया कि इस औरत को उठाकर अंदर पिछली कोठरी में बंद कर दो। गुलाम कस्तूरी नागिन की तरफ बढ़े तो वो उठकर खड़ी हो गई। उसने हाथ उठाकर कहा, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाती हूं अंदर। सौदागर खुश होकर बोला, शाबाश, मुझे ऐसी लौंडियां बहुत अच्छी लगती हैं जो मेरा हुक्म माने। उसने गुलामों को पीछे जाने का इशारा किया। कस्तूरी नागिन सौदागर के साथ हवेली के अंदर आ गई। सौदागर ने एक कोठरी की तरफ इशारा किया, इस कोठरी में जाकर आराम करो, वहां तुम्हें जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। कस्तूरी नागिन 2 आदमियों को मजा चखाना चाहती थी। एक इस सौदागर को जो मासूम औरतों को भेड़ बकरियों की तरह खरीदकर आगे बेच देता था, और दूसरा उस बदमाश सुपेरे को जो कस्तूरी नागिन को इस सौदागर के पास फरोख्त करके गया था और जिसने ना जाने कितनी और मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की होंगी। वो कोठरी में आकर बैठ गई। वहां एक तख्तपोश के सिवा कुछ नहीं था। इतने में सौदागर अंदर आ गया। उसके हाथ में चमड़े का हंटर था। उसने हंटर को जोर से लहराया। पटाख की आवाज पैदा हुई। सौदागर गरज कर बोला, मैं जो लौंडी खरीदता हूं सबसे पहले उसकी मुरम्मत करता हूं ताकि उसका दिमाग ठीक हो जाए और वो कभी यहां से भागने की कोशिश ना करे। मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। कस्तूरी नागिन पहले ही से गुस्से में भरी बैठी थी। बोली, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार करती हूं कि इस बुरे काम से तौबा कर लो। औरतों को खरीदना और बेचना अच्छा काम नहीं, यह जुल्म है। सौदागर को क्या मालूम था कि वो किसके साथ बात कर रहा है। उसने हंटर को लहरा कर कहा, बदबख्त, ये उल्टी सीधी बकवास अभी बंद करता हूं तेरी। और अहमक सौदागर ने जोर से हंटर कस्तूरी के कांधे पर मारा। वो दर्द से तड़प उठी। उसने गुस्से से आग बगोला होकर एक जबरदस्त फुंकार मारी और फिर सौदागर की आंखों के सामने औरत की जगह एक जर्द रंग का 10 फुट लंबा खतरनाक सांप अपना फन उठाए फुंकारे मार रहा था। उसकी सुरख आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। उसकी 2 शाखों वाली जुबान बार बार लहरा रही थी। सौदागर ये तिलिस्म देखकर दहशत ज़दा हो गया। खौफ से उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। फिर भी उसने हिम्मत करके हंटर से सांप को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि कस्तूरी नागिन ने फुंकार मारी। उसकी फुंकार से शोले जैसी तपिश निकली जिससे सौदागर के कपड़ों में आग लग गई। वो चीखता चिल्लाता बाहर को भागा, मगर कस्तूरी नागिन उसे कब छोड़ने वाली थी। उसने वहीं से छलांग लगाई और सौदागर की गर्दन पर डस दिया। सौदागर वहीं बुत बनकर रह गया। कस्तूरी नागिन फौरन औरत के रूप में आ गई। उसका जहर सौदागर के जिस्म में अपना काम शुरू कर चुका था। सौदागर जमीन पर गिरा, फिर उसका जिस्म मोमबत्ती की तरह पिघल गया। उसके पिघले हुए जिस्म पर सिर्फ 2 आंखें ही नजर आ रही थीं जो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। कस्तूरी नागिन ने नफरत से कहा, अब तू किसी की बेटी और बहन पर जुल्म न कर सकेगा। कस्तूरी नागिन ये कहकर मकान की छत पर आ गई। जोर से फुंकारी और बुलबुल बनकर फिजा में उड़ने लगी। वो अभी सुपेरे से इंतकाम लेना चाहती थी जो उसे सौदागर के पास फरोख्त कर गया था। वो सीधी सुपेरों की बस्ती में आ गई। उसने देखा कि वो सुपेरा जो उसे सौदागर के पास बेच गया था अब झोंपड़े के बाहर बैठा बूढ़े सुपेरे के साथ बातें कर रहा था। बूढ़े ने पूछा, तुम उस औरत को उसके घर छोड़ाए थे ना? सुपेरा बोला, हाँ बाबा, मैं उसे उसके घर पहुंचा कर ही आया था। कस्तूरी नागिन दरख्त की शाख पर बुलबुल की शक्ल में बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। सुपेरा झूठ बोल रहा था। उसने वहीं से झोंपड़ी के अंदर पटारी में बंद नागिन शाम को आवाज दी कि बाहर आओ। पटारी में एक नागिन बैठी थी। वो नागिन मलका की आवाज सुनकर उसी वक्त पटारी से निकलकर बाहर आ गई। सुपेरे ने नागिन को बाहर आते देखा तो घबरा कर बोला, बाबा ये नागिन सांप बाहर कैसे आ गई? बूढ़ा सुपेरा घबरा कर बोला, पटारी खुली होगी, इसमें जहर है, ठहरो मैं इसे पकड़ता हूँ। और बूढ़े सुपेरे ने बीन बजानी शुरू कर दी, मगर नागिन सांप पर बीन का कोई असर न हुआ। वो तो नागिन मलका की आवाज पर बाहर आई थी। वो उस दरख्त के नीचे कुंडली मारकर फन उठाकर बैठ गई जिसकी शाख पर कस्तूरी नागिन बुलबुल की शक्ल में बैठी थी। कस्तूरी नागिन ने कहा, सुन ए नागिन, इस सुपेरे ने मेरे साथ जुल्म किया है।
ये दूसरी औरतों के साथ भी इस तरह जुल्म करता रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि तू इससे मेरा और दूसरी बेगुनाह औरतों का बदला ले। नागिन सांप ने कहा, नागिन मलका, तू जैसे कहती है वैसे ही होगा। मैं अभी इसे हलाक कर डालती हूँ। कस्तूरी नागिन बोली, नहीं, इसे मारना नहीं है। इसको ऐसी सजा दे कि जिसको ये सारी उम्र याद रखे। नागिन सांप ने कहा, मैं इसके जिस्म में अपना खास जहर दाखिल करती हूँ, जिसके असर से ये बेहोश हो जाएगा और जब तक मैं इसे दोबारा नहीं डसूंगी ये होश में नहीं आएगा। कस्तूरी नागिन ने कहा, ठीक है, इसकी सजा यही ठीक है। सुपेरा नागिन सांप के आगे बीन बजाकर उसे अपनी तरफ बुला रहा था। नागिन सांप उसकी तरफ बढ़ी और उछलकर उसके हाथ पर डस दिया। डसते ही सपेरे के हाथ से बीन छूट गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कस्तूरी नागिन वहां से उड़ी और वापस सोडान के शहर की तरफ परवाज कर गई। वो नाग की तलाश में थी। उसे यकीन था कि नाग कस्तूरी नागिन का सुराग लगाने के सिलसिले में उसके सुपेरे बाप के घर जरूर आया होगा। कस्तूरी नागिन सीधी अपने पुराने घर आ गई। वह बुलबुल की शक्ल में अपने घर के आंगन वाले दरख्त की शाख पर बैठ गई। उसे अपना बाप दिखाई नहीं दे रहा था। माँ उसकी पहले ही फौत हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उनका नौकर लाठी टेकता घर में दाखिल हुआ। कस्तूरी नागिन को ख्याल गुजरा कि कहीं उसके बाप का भी इंतकाल ना हो गया हो। वो उड़कर मकान के पीछे चली गई। वहां उसने अपनी औरत की शक्ल बदली और अपने मकान में दाखिल हो गई। बूढ़े नौकर ने कस्तूरी को देखा तो बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरकर उसका माथा चुम्मा और बोला, बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तेरी जुदाई में तेरा बाप मर गया, माँ पहले ही अगली दुनिया को सुधार गई। कस्तूरी नागिन को भला अपने माँ बाप से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? वो तो एक नागिन थी। उसने बूढ़े नौकर के साथ अपने बाप की वफात का दिखावे का अफसोस किया और फिर पूछा, बाबा, तूने कभी ऐसे नौजवान को तो नहीं देखा जिसने इस घर में आकर मेरी बाबत पूछा हो? बूढ़ा जहन पर जोर देकर बोला, हाँ, तेरे जाने के कई माह बाद एक सांवले रंग का घुंघराले बालों वाला नौजवान यहाँ आया था। वो तेरा पूछ रहा था। कस्तूरी नागिन ने पूछा, उसकी आंखों का रंग कैसा था? बूढ़े ने कहा, नस्वारी रंग था, मगर उसकी आंखों में मुझे सांप की आंखों की कशिश महसूस होती थी। कस्तूरी नागिन समझ गई कि यह नाग के सिवा और कोई नहीं हो सकता। उसने बेताबी से सवाल किया, बाबा, ये कब की बात है? बूढ़े ने बताया कि काफी दिन हो गए हैं कि वो नौजवान वहां आया था। कस्तूरी नागिन ने पूछा कि वो कहाँ जाने के मुतल्लिक कह रहा था। बूढ़े ने कहा, ये उसने नहीं बताया, वो चुपचाप चला गया था। मगर बेटी, तुम क्यों पूछ रही हो? इतनी देर बाद आई हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करता हूँ। कस्तूरी नागिन ने कहा, नहीं बाबा, मैं जल्दी में हूँ, फिर आऊंगी। ये कहकर कस्तूरी नागिन बाहर निकल आई। मकान के पिछवाड़े आते ही उसने बुलबुल की शक्ल बदली और फिजा में उड़ गई। कस्तूरी नागिन को किसी तरफ से भी नाग या उसके साथियों की खुशबू नहीं आ रही थी। इस बार कस्तूरी नागिन देवता से जबरदस्त बदला लेना चाहती थी। वो कोई ऐसा जादू करना चाहती थी कि जिससे नाग देवता हमेशा हमेशा के लिए उसका कैदी और गुलाम बनकर रह जाए। कस्तूरी नागिन को सूझी क्यों ना वो अपनी पहली माँ की कब्र पर जाए और उससे इमदाद हासिल करने की कोशिश करे। उसकी पहली माँ भी एक नागिन रह चुकी थी। कस्तूरी नागिन सीधी हिंदुस्तान की तरफ परवाज कर गई। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वह शाम होने के बाद जब अंधेरा छा रहा था अपने सैकड़ों साल पहले के शहर में पहुंच गई। इस शहर के बाहर तालाब के किनारे उसकी नागिन माँ की कब्र बनी हुई थी, जिसके पत्थर कई जगहों से टूट फूट गए थे और ऊंची घास उग गई थी। कस्तूरी नागिन अपनी नागिन माँ की कब्र के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर तक वो मंत्र पढ़ी रही। फिर उसने कब्र के गिर्द 3 चक्कर लगाए और बोली, मेरी नागिन माँ की रूह, अगर तू आ गई है तो मेरी मदद कर। उसे खड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई दी, कस्तूरी नागिन, तू जिसके लिए मेरे पास आई है मैं जानती हूँ। कस्तूरी नागिन ने कहा, तो फिर मुझे बता कि नाग देवता मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसे किस तरह काबू करूं कि वो मेरी कैद से कभी बाहर ना निकल सके। रूह ने कहा, नाग देवता के पास एक ऐसी ताकत है जिसका तू मुकाबला नहीं कर सकती। कस्तूरी नागिन ने गुस्से में कहा, क्यों नहीं मुकाबला कर सकती? मेरे पास भी जबरदस्त ताकत है। मैं जो चाहे शक्ल इख्तियार कर सकती हूँ, मैं गायब हो सकती हूँ। रूह बोली, मगर नाग के पास नेकी और इंसानों की भलाई और खिदमत की ताकत है। उस ताकत के आगे बड़े से बड़े जादूगर का जोर नहीं चल सकता। अगर चलेगा भी तो थोड़ी देर के लिए और नाग फिर आजाद हो जाएगा। कस्तूरी नागिन ने अब अपनी माँ की रूह की मिन्नतें करनी शुरू कर दी। उसने रूह की इतनी खुशामदगी के रूह ने कहा, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है नाग को अपना कैदी बनाने का, और वो ये कि मेरी कब्र खोदकर मिट्टी के बर्तन में से मेरे जिस्म की कोई छोटी सी हड्डी निकाल ले। उस हड्डी को अपने पास रख ले और जब नाग तेरे सामने आए तो उस हड्डी को उसके जिस्म के साथ लगा दे। कस्तूरी नागिन ने जल्दी से पूछा, क्या वो फिर हमेशा के लिए कैदी गुलाम बन जाएगा? रूह ने कहा, ये तुमको अपने आप मालूम हो जाएगा। अब तो मुझे तंग न कर और यहाँ से हड्डी लेकर चली जा, चली जा। कस्तूरी नागिन ने पूछा, नाग इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा? रूह बोली, वह शुमाल में तिब्बत की तरफ तुझे मिलेगा। वहां उसके साथी पहुंचने वाले हैं। नाग भी कुछ दिनों के बाद वहां पहुंच जाएगा। तुम उसके दोस्तों के करीब करीब रहना और वहां तुझे अपनी शक्ल बदल कर जाना होगा ताकि वो लोग तुम्हें पहचान ना सकें। अब मैं जा रही हूँ, फिर मुझे परेशान न करना। और रूह की आवाज गायब हो गई। कस्तूरी नागिन ने फौरन मिट्टी इधर उधर हटानी शुरू कर दी। जमीन के अंदर मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन उसे मिला। उसमें नागिन माँ की हड्डियां थीं।
कस्तूरी नागिन ने उनमें से एक हड्डी निकालकर अपने पास रख ली और कब्र को दोबारा बंद करके ऊपर पत्थर जमा दिए और खुद शुमाल की तरफ परवास कर गई। वो तिब्बत जाना चाहती थी, जहां उसकी नागिन माँ की रूह के मुताबिक नाग के साथी यानी अंबर, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूलीसोंग पहुंचने ही वाले थे और कुछ दिनों के बाद नाग को भी वहां पहुंच जाना था। कस्तूरी नागिन को शक्ल से सारे लोग पहचानते थे, इसलिए वो किसी दूसरी शक्ल में इस बार उनके पास जाना चाहती थी। वह तेज रफ्तार परिंदे की शक्ल में बर्क रफ्तारी से उड़ती हुई हिंदुस्तान के दरियाओं, पहाड़ों, मैदानों और जंगलों के ऊपर से गुजरती हुई शुमाल में कोहमालिया के पहाड़ों में आ गई। कस्तूरी नागिन नीचे आ गई। उसको तिब्बत शहर के लकड़ी के ढलानी छतों वाले मकान नजर आए। इन मकानों के दरमियान एक लकड़ी का महल था जो जाहिर है तिब्बत के बादशाह का हो सकता था। तिब्बत के बादशाह शुरू ही से फकीर यानी राहिब बादशाह थे। वो बादशाह भी होते और मंदिर के बड़े पुजारी भी होते थे। कस्तूरी नागिन को शहर के कोने में एक टीले पर बर्फ पोश छोटा सा मंदिर भी दिखाई दिया। इस मंदिर में आसमानी बिजली, बादल और तूफान के देवता की पूजा होती थी। ये गौतम बुद्ध के जमाने से पहले की बात थी। बाद में तिब्बत के लामाओं ने बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया और बुद्ध मत कहलाने लगे थे। कस्तूरी नागिन खामोशी से मंदिर के पीछे उतर आई। यहाँ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ जमी हुई थी। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि लोग रुई के लिहाफों जैसे कपड़े पहने चल रहे थे, फिर भी वो सर्दी से ठिठर रहे थे। मंदिर के अंदर नाई पुजारी आग जलाकर उसके सामने बैठा अग्नि देवता की तारीफ के भजन गा रहा था। कुछ दूसरे अकीदतमंद भी पुजारी के इर्द गिर्द बैठे थे। कस्तूरी नागिन मंदिर की ढलान पर बर्फ के दरमियान आकर खड़ी हो गई। काफी देर हुई। उसने इसी शहर हिंदुस्तान में अपने घर में एक उधेड़ उम्र औरत देखी थी जो घर का कामकाज किया करती थी। कस्तूरी नागिन ने उसकी शक्ल अपनी आंखों में जमाई और फुंकार मारते ही उसकी शक्ल में आ गई। अब वो एक उधेड़ उम्र औरत बन गई थी जिसने नौकरानियों जैसे मोटे कपड़े पहने हुए थे। कस्तूरी नागिन खुद को नई शक्ल में देखकर बहुत खुश हुई। अंबर नाग और उसके दूसरे साथियों में से कोई भी उसे नहीं पहचान सकता था कि यही कस्तूरी नागिन है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती मंदिर के दरवाजे पर आ गई और फिर मंदिर में जाकर उन लोगों के साथ बैठ गई जो पुजारी के साथ भजन गा रहे थे। अय्यार पुजारी ने एक नज़र कस्तूरी पर डाली, समझ गया कि यह शहर में एक नई औरत है। वो आंखें बंद करके श्लोक पढ़ता रहा। कुछ देर के बाद गाना वगैरह खत्म हो गया और पुजारी ने कस्तूरी नागिन की तरफ देखकर पूछा, तू किस शहर से आई है बीबी? कस्तूरी नागिन ने कहा, मुकद्दस पुजारी, मेरा नाम गोमाती है और मैं गरीब बेवा हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मुझे मंदिर में नौकरानी रख लें ताकि जिंदगी के जो थोड़े दिन बाकी रह गई हैं वो मैं आपकी खिदमत और देवता की पूजा करके गुजार दूं। पुजारी को उस उधेड़ उम्र की औरत यानी कस्तूरी नागिन पर रहम आ गया। उसने कहा, ठीक है गोमाती, अगर तेरा इस संसार में कोई नहीं रहा तो फिर तू देवता के मंदिर में रहकर यहाँ की सफाई वगैरह का काम किया करना और पीछे कोठरी है वहां सो जाया करना। खाना पीना तुम्हें मंदिर ही से मिल जाया करेगा। कस्तूरी नागिन यही चाहती थी। उसने हाथ बांधकर पुजारी को सलाम किया और उसी वक्त झाड़ू लेकर मंदिर के फर्श को साफ करने लगी। थ्यूसोंग और जूलीसोंग तिब्बत की तरफ सफर कर रहे थे, जबकि नाग उकाब की शक्ल में खला में परवास करता दुनिया की फिजा में दाखिल हो गया था। एक जगह उसे स्याह ऊंची ऊंची चट्टानों का सिलसिला नजर आया। ये चट्टानें गोल दीवार की शक्ल में एक बहुत बड़े मैदान को अपने घेरे में लिए हुए थीं। इनके दरमियान मैदान में एक ताबूत भी था जिसके किनारे सीढ़ियां तालाब में उतर गई थीं। यह मैदान काफी खुला और लंबा चौड़ा था। इसमें कहीं कहीं छोटे चबूतरे बने हुए थे, कहीं दरख्तों के नीचे पत्थर के स्याह तख्त बिछे थे, कहीं किसी शय के ढेर लगे थे। नाग उड़ता उड़ता नीचे आ गया। उसने देखा कि ये ढेर जानवरों की हड्डियों के थे। वह हैरान हुआ कि यहाँ जानवरों की हड्डियां कहाँ से आ गईं। वो ऊंची लंबूतरी चट्टानों में घेरे हुए उस मैदान में उतर आया। नाग बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ कौन सी मखलूक रहती है, क्योंकि दीवारों के दरवाजे बड़े ऊंचे थे। गारों के अंदर जाकर नाग ने देखा कि सारे के सारे गार खाली थे। उनमें कहीं लोहे के हथौड़े, कहीं छुरे, कहीं कुल्हाड़े और कहीं पत्थरों को खुरचकर बनाए जाने वाले बर्तन और बड़े बड़े पतीले पड़े थे। एक गार में पानी के बड़े बड़े मटके रखे थे। नाग ये तो समझ गया कि यहाँ कोई कबीले के लोग रहते हैं, मगर वो लोग इस वक्त कहाँ थे। नाग गार से बाहर आ गया। अचानक उसकी नज़र कुछ फासले पर जमीन में गाड़े हुए बांसों पर पड़ी। ये बांस साथ साथ जमीन में गाड़े गए थे। नाग ने करीब जाकर फौरन सांप की शक्ल बदली और जमीन में गड़े हुए बांसों के दरमियान रेंगने लगा। उसने करीब जाकर देखा कि हर बांस के नीचे जमीन में खौफनाक शक्ल वाली खोपड़ी पड़ी थी। नाग हैरानी से खोपड़ियों को तकने लगा। ये खोपड़ियां आधी इंसान की और आधी किसी जिन भूत की लगती थीं। ये लंबूतरी खोपड़ियां थीं जिनकी आंखों के सुराख बड़े बड़े थे। खोपड़ियों के सर भी आम इंसानी सर से 3 गुना बड़े थे। हर खोपड़ी के ऊपर नीचे दांतों की कितारें चली गई थीं। ये दांत लंबे लंबे थे। नाग रेंगता हुआ खोपड़ी के पास गया। उसको महसूस हुआ कि खोपड़ी के अंदर कोई शय हरकत कर रही है। नाग ने सोचा कि इस मुअम्मे को हल करना चाहिए कि खोपड़ी के अंदर क्या चीज है। वो रेंगता हुआ आहिस्ता से आंख के गोल बड़े सुराख में से खोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। खोपड़ी अंदर से भी बड़े, तरबूज से भी बड़ी और गोल गुंबद की तरह थी। नाग ने देखा कि अंदर कुछ भी नहीं था,
लेकिन उसे कानों में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कहीं करीब ही समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही हों। नाग ने कोई ख्याल न किया और खोपड़ी से बाहर निकलने के लिए खोपड़ी की आंख के सुराख की तरफ रेंगने लगा। जो ही उसने खोपड़ी की आंख में से बाहर जाने की कोशिश की, उसे एक जबरदस्त झटका लगा और वह तड़पकर खोपड़ी के अंदर गिर पड़ा। नाग जल्दी से उठा, उसने खोपड़ी की दूसरी आंख और फिर उसके खुले मुंह में से निकलने की कोशिश की, मगर वहां भी उसे जबरदस्त झटके लगे और नाग बाहर न निकल सका। नाग ने परेशान होकर फुंकार मारी और चाहा कि चिड़िया बनकर वहां से उड़कर निकल जाए, मगर यह देखकर वो खौफजदा सा हो गया कि वो परिंदा नहीं बन सकता। नाग ने दूसरी बार सांस छोड़ा कि इंसान की शक्ल में आ जाए, मगर वो इसमें भी कामयाब न हो सका। नाग की ताकत उसका साथ छोड़ गई थी। नाग ने खुद गलती की कि उस अजीबोगरीब भूतनुमा खोपड़ी में दाखिल हो गया। जरूर यह तिलिस्मी खोपड़ी थी, उसमें कोई खास तिलिस्म किया गया था या तिलिस्म के असरात पैदा हो गए थे। अब ना क्या करे, कैसे बाहर निकले, यही सोचते हुए खोपड़ी की आंख के सुराख के पास पीछे की जाने बैठ गया और सांप की गर्दन उठाकर चट्टानों की उस पुरस्कार वादी के मैदान की तरफ देखने लगा। उसे ऐसी आवाजें आने लगी जैसे बहुत से दरिंदे या जानवर वादी में दाखिल हो रही हैं, मगर ये दरिंदों की आवाजें नहीं थीं। किसी वक्त कोई ऊंचा कहकहा भी सुनाई दे जाता था। ये कहकहा इंसानी कहकहे से बहुत मुख्तलिफ था। ये लंबा, ऊंचा और मुसलसल था और किसी जानवर की चीख से ज्यादा मिलता था। सांप की नजरें करीब ही लगी थीं, जहां दो ऊंची ऊंची हैबतनाक चट्टानों के दरमियान एक रास्ता बना हुआ था। ये अजीबोगरीब आवाजें उसी तरफ से आ रही थीं। फिर नाग ने जो कुछ देखा उस पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। चट्टानों के दरमियान से एक भूतनुमा ऊंचे इंसानों का जुलूस सा दाखिल हुआ। उनमें से सबके कद 15-15 फुट के थे। उनके सर बड़ी बड़ी खोपड़ियों की तरह थे, जिनकी आंखें और नाक भी थे। गोया ये जिंदा खोपड़ियां थीं। उनकी मोटी मोटी गर्दनें सीनों के साथ मिली हुई थीं। बाजू बड़े लंबे लंबे थे। उन्होंने जिस्म पर सिर्फ एक धोतीनुमा कपड़ा बांध रखा था। इतने ऊंचे लंबे इंसानुमा भूत या भूतनुमा इंसान नाग ने इससे पहले नहीं देखे थे। वो एक दूसरे के लंबे लंबे हाथ पकड़े चले आ रहे थे। उनमें बच्चे भी थे। बच्चों के कद 5-5, 6-6 फुट के थे। उन सबके पीछे से दुम्में निकली हुई थीं। जब वो नाग के करीब से गुजरे तो नाग ने देखा कि उनके सर बिल्कुल खोपड़ियों जैसे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि खोपड़ियों की आंखें और नाक नहीं होते और उनके लंबे लंबे बकरियों की तरह के नाक भी थे और भूतों जैसी बड़ी बड़ी तरबूज जैसी आंखें भी थीं। नाग सांप की शक्ल में जमीन पर पड़ी खोपड़ी के अंदर छुपकर बैठा था। वो ये समझ रहा था कि उसे कोई नहीं देख सकेगा, मगर जो ही एक खोपड़ी लोग उसके करीब से गुजरे, एक खोपड़ी वाला भूतनुमा इंसान वहीं रुक गया। उसने अपने लटके हुए होंठ को ऊपर उठाकर उसका प्याला सा बनाया, फिर बांसों की तरफ देखा जहां लोगों की खोपड़ियां पड़ी थीं। नाग का दिल जोर से धड़कने लगा। खोपड़ी वाला आदमी उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। बाकी मखलूक भी वहीं रुक गई। उसी खोपड़ी वाले भूतनुमा 15 फुट ऊंचे लंबे इंसान ने चिल्लाकर खोपड़ी की तरफ इशारा करके एक अजीब सी गूंजदार आवाज निकाली। उस आवाज में कोई लफ्ज नहीं था, सिर्फ ऊंची नीची आवाज थी जिसमें ऐसा शोर भी था जैसे पत्थर चट्टानों से नीचे गिर रहे हों। मगर ये उनकी अपनी बोली थी और नाग इस बोली को समझ गया था। खोपड़ी वाले आदमी ने कहा, वो आ गया है, मैंने सबसे पहले उसे देखा है, अब मैं तुम्हारा सरदार हूं। इसके साथ ही ये 15 फुट का भूतनुमा खोपड़ी वाला आदमी लपक कर नाग के पास आया। झुककर उसने खोपड़ी को उठा लिया, फिर हाथ अंदर डालकर नाग को पकड़ लिया। नाग ने उसके हाथ पर डस दिया और इंतहाई ताकत वाला खतरनाक जहर उस खोपड़ी वाली मखलूक के जिस्म के अंदर पहुंचा दिया, मगर उस आदमी पर कोई असर न हुआ। उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़कर ऊपर उठाकर लहराया और खुशी से चिल्लाया, मैं तुम्हारा सरदार हूं। बड़े सरदार की रूह की शर्त पूरी हो गई। नाग उसकी हाथ की मजबूत गिरफ्त में एक बेबस सांप की तरह लटक रहा था। बाकी खोपड़ी वाली मखलूक ने सरदार के हाथ में सांप देखा तो फौरन दोजानू हो गई और फिर उसे सर झुकाकर एक आवाज होकर बोले, तुम हमारे सरदार हो, तुमने सांप को काबू में कर लिया है, ये सांप सिर्फ देवताओं ने तुम्हारे लिए यहाँ भेजा है। नाग ने तड़पकर अपने आप को खोपड़ी सरदार की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, मगर बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि उस खोपड़ी सरदार की ताकत के मुकाबले में उसकी ताकत कोई हैसियत नहीं रखती। खोपड़ी सरदार ने नाग को हाथ में 3-4 बार लहराया और बोला, ये मुकद्दस सांप अब मेरे साथ रहेगा। वो नाग को अपने हाथ में पकड़े आगे आगे चला और बाकी खोपड़ी लोग उसके पीछे पीछे बड़े अदब से मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुनाते चल पड़े। इन खोपड़ी लोगों में औरतें भी थीं। औरतों के कद भी 15-15 फुट के थे और उनके सरों पर बाल बिल्कुल नहीं थे। उनकी खोपड़ियां भी बड़े हलवे कद्दू जैसे थीं और नाक बकरे की तरह थोथनी के साथ मिल गए थे। ये सारे लोग एक बहुत बड़े गार में दाखिल हो गए। इस गार में आगे जाकर एक खुली जगह पर एक पत्थर का तख्त बिछा हुआ था। दीवार के साथ साथ भी पत्थर की बड़ी बड़ी कुर्सियां बनी हुई थीं। खोपड़ी सरदार तख्त पर बैठ गया, बाकी खोपड़ी लोग कुर्सियों पर बैठ गए। उनमें से एक खोपड़ी औरत उठकर कोने में गई, वहां से संगमरमर का एक थाल उठाकर सरदार खोपड़ी के सामने आकर बोली, मुकद्दस सरदार, हमें इस थाल में तुम्हारे मुकद्दस आंख के मोती की जरूरत है ताकि तुम्हारी बादशाहत हमेशा कायम रहे।
नाग ये सब कुछ हैरानी से देख रहा था। वो अभी तक खोपड़ी सरदार के हाथ में था। खोपड़ी सरदार ने अपनी एक आंख थाल के ऊपर करके जोर से चीख मारी। टपाटप उसकी आंख से 2 काले रंग के मोती निकलकर थाल में गिर पड़े। सब खोपड़ी मखलूक उठकर जोर जोर से तालियां बजाने और सरदार जिंदाबाद, हमारा बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। खोपड़ी सरदार ने इशारा किया। एक दूसरी खोपड़ी औरत भागकर एक कोठरी में गई। कोठरी में से वो बारीक जाली का एक छोटा थैला लेकर सरदार के पास आई। सरदार ने नाग को उस थैले में डाल दिया, थैले का मुंह बंद किया और उसकी डोरी को अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया और बोला, ये मुकद्दस सांप अब हमेशा मेरी गर्दन में लटकता रहेगा। एक बार फिर गार खोपड़ी लोगों की तालियों और अजीब किस्म की डरावनी आवाजों वाले नारों से गूंज उठा। नाग समझ गया कि अब यहां से फरार होना नामुमकिन है। अभी तो वो भूतनुमा खोपड़ी मखलूक की दुनिया में कैद होकर रह गया है। अंबर मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग पांचों दोस्त नाग की तलाश में तिब्बत पहुंच गए। ये एक छोटा सा गांव था जहां एक मंदिर और बादशाह यानी तिब्बत के लामा का लकड़ी का सादा सा महल भी था। अंबर ने कहा, यहाँ कोई कारवांसराय तो दिखाई नहीं देती। मेरा ख्याल है कि हमें किसी बर्फपोश पहाड़ी की कुदरती खो या गार में ठिकाना बना लेना चाहिए। मारिया ने कहा, मगर जूली सोंग और थ्यूसोंग से पहले ये मालूम कर लेना चाहिए कि हमें यहाँ कितनी देर तक रहना होगा। मेरा मतलब है कि क्या यहाँ वो पुराना खलाई अड्डा मिल जाएगा जहाँ उनके ख्याल के मुताबिक कभी खलाई मखलूक अपने रॉकेटों में उतरा करती थी। केटी ने जवाब दिया, उनसे क्यों पूछती हो, मुझसे भी पूछो, आखिर मैं भी खलाई मखलूक हूँ। जूली और थ्यूसोंग मुस्कुराने लगे। केटी ने अंबर और मारी को बताया कि अगरचे खलाई मखलूक बहुत अरसा पहले यहाँ तिब्बत के बर्फपोश मैदानों में उतरा करती थी। इसकी एक वजह यह थी कि ऊपर से खलाई जहाज वालों को बर्फ के सफेद मैदान साफ नजर आ जाती थी। मगर यह सुराग लगाना जरा मुश्किल है कि कस्तूरी नागिन नाग को यहाँ किस जगह से अपने साथ खला में ले गई होगी। अंबर ने पूछा, क्या वो खलाई जहाज के बगैर भी नाग को ऊपर अपनी दुनिया में ले जा सकती है? थ्यूसोंग बोला, ऐसा हो सकता है। अंबर ने फौरन कहा, तो फिर खलाई अड्डा तलाश करना बेकार है, क्योंकि कस्तूरी नागिन तो उसे किसी जगह से भी उड़ाकर ले जा सकती है। जूली सोंग ने कहा, अंबर भैया, इसके बावजूद खलाई मखलूक को छोड़कर ऊपर जाने के लिए किसी ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां उसके इर्द गिर्द का माहौल बिल्कुल साफ हो और फिजा में किसी किस्म की रुकावट ना हो। वैसे मैं ये नहीं मानती कि कस्तूरी नागिन नाग को खलाई जहाज या रॉकेट के बगैर खला में ले गई है, क्योंकि खला में कोई इंसान, कोई मखलूक आम हालत में जिंदा नहीं रह सकती। मारिया ने पूछा, क्या वहां हवा नहीं होती इसलिए? जूली सोंग बोली, हवा भी नहीं होती और खला में हवा का दबाव भी नहीं होता। अंबर बोला, तो फिर आप सब लोगों की क्या राय है? थ्यूसोंग कहने लगा, नाग को कस्तूरी नागिन अगर यहाँ किसी जगह से उड़ाकर ले गई है तो बर्फ पर उनके पांव के निशान जरूर होंगे, क्योंकि अभी यहाँ ताज़ा बर्फ गिरना शुरू नहीं हुई। ये सब पुरानी बर्फ है और यहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलती। चुनाचे बर्फ पर जो एक बार निशान पड़ जाता है वो अगली बर्फबारी तक वैसे ही रहता है। इस एतबार से हमें कुछ देर तिब्बत में ही ठहरना चाहिए। केटी ने चारों तरफ सांस लेकर कहा, नाग की खुशबू भी तो नहीं आ रही, मगर वहीं मंदिर में नौकरानियों का काम करती और गोमाती की शक्ल में मौजूद कस्तूरी नागिन को अंबर, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग की खुशबू आ गई थी। वो काम करते करते खुशी से उछल सी पड़ी। वो मंदिर से बाहर उसके लकड़ी के बरामदे में कूड़ा करकट फेंकने के बहाने आई और जिधर से इन लोगों की खुशबू आ रही थी उधर देखा। खुशबू दूर पहाड़ी टीले की जानिब से आ रही थी। इसका मतलब था कि अंबर, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग आ गए थे, मगर नाग अभी तक नहीं आया था। कस्तूरी नागिन ने अपनी नागिन माँ की हड्डी संभाल कर रखी हुई थी। कस्तूरी नागिन ने सोचा कि उसे खुद चलकर इन लोगों का ठिकाना मालूम करना चाहिए और अपनी तसल्ली करनी चाहिए कि वो आ गई हैं। थोड़ी देर बाद कस्तूरी नागिन ने थैला उठाया और बर्फ में छुपी जड़ी बूटियां तलाश करने के बहाने उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ी, जिधर से उसे अंबर, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग की बराबर खुशबू आ रही थी। कस्तूरी नागिन मंदिर की नौकरानी गोमाती की शक्ल में हाथ में थैला पकड़े, रुई का लंबा जुब्बा कोट पहने, सर पर रुई की टोपी रखे, बर्फ में बने हुए रास्ते पर चली जा रही थी। जब पहाड़ी करीब आ गई तो उसने सांस भरकर महसूस किया कि खुशबू पहाड़ी में जो छोटा सा गार है उसके अंदर से आ रही है। कस्तूरी नागिन गार के बिल्कुल करीब आकर बैठ गई और बर्फ खोदकर यूं ही झूठ मूठ जड़ी बूटियां तलाश करने लगी। इतने में मारिया गार से बाहर निकली। उसने एक औरत को बर्फ पर बैठे देखा तो उड़ती हुई उसके करीब आ गई। कस्तूरी नागिन फौरन समझ गई कि मारिया उसके इर्द गिर्द मौजूद है, क्योंकि उसे मारिया की तेज खुशबू आ रही थी, मगर वो अपने काम में लगी रही। मारिया ने कस्तूरी नागिन के चारों तरफ घूम फिरकर उसे गौर से देखा। चूंकि उसकी शक्ल दूसरी थी इसलिए मारिया को इल्म न हो सका कि यह कस्तूरी नागिन है। मारिया उड़कर गार में चली गई और बोली, बाहर एक उधेड़ उम्र की औरत बर्फ खोद रही है। अंबर उठ खड़ा हुआ, मैं जाकर देखता हूँ, हो सकता है इस औरत से नाग का कोई सुराग मिल जाए। अंबर बाहर आकर कस्तूरी नागिन के करीब आ गया। वो भी कस्तूरी नागिन को ना पहचान सका। कस्तूरी नागिन ने उसे पहचान लिया था,
मगर अंबर कैसे पहचानता? कस्तूरी नागिन की शक्ल ही वो नहीं थी। उसने कस्तूरी नागिन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बहन? कस्तूरी नागिन अंबर की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, भाई क्या करूं, मंदिर में रहती हूँ, यहाँ जड़ी बूटियां तलाश करना भी मेरा फर्ज है। अंबर बोला, क्या बर्फ में भी जड़ी बूटियां होती हैं? कस्तूरी नागिन बोली, हाँ भाई, बर्फ के नीचे दबी हुई होती हैं। हमारे मंदिर में उन जड़ी बूटियों का मशरूब तैयार होता है जो बुखार को ठीक कर देता है। अंबर भी जड़ी बूटियों का माहिर था, मगर उस वक्त उसे नाग के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। वो बोला, तुम्हारा नाम क्या है? कस्तूरी नागिन ने कहा, गोमाती। मेरा नाम गोमाती है। मगर तुम कौन हो और क्या तुम इस गार में रहते हो? मैंने पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। अंबर ने कहा, मैं यहाँ अपने कुछ बहन भाइयों के साथ मंदिर देवता की यात्रा करने आया हूँ। यहाँ कोई जगह नहीं मिली तो हमने गार में ही डेरा जमा लिया। कस्तूरी नागिन ने बर्फ के नीचे से घास का एक गुच्छा तोड़कर निकाला और उसे झाड़ने के बाद थैले में रख लिया। फिर उठकर चलने लगी तो अंबर ने पूछा, गोमाती, मैंने सुना है कि यहाँ सांप की भी पूजा होती है, क्या यहाँ कोई सांप मंदिर है? कस्तूरी नागिन समझ गई कि अंबर नाग के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब था कि नाग इन लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कस्तूरी नागिन को गार में से नाग की खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसने झूठ मूठ कह दिया, मैंने सुना है कि कभी यहाँ सांप की पूजा हुआ करती थी। जहाँ आजकल हमारे बादशाह लामा का महल है, उसके करीब ही कहते हैं कि एक सांप मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं रहा, क्योंकि अब हम लोग सांप की पूजा नहीं करते। हम बादल, पानी, हवा और आसमानी बिजली के देवता की पूजा करते हैं। अंबर ने कहा, क्या उस सांप मंदिर का कोई खंडर भी बाकी नहीं है? कस्तूरी नागिन चाहती थी कि ये लोग यहाँ से ना जाएं, क्योंकि इनकी मौजूदगी में नाग के वहां आने की उम्मीद ज्यादा थी, क्योंकि नाग उनकी खुशबू पाकर वहां जरूर आ जाता। चुनाचे कस्तूरी नागिन ने कहा, खंडर तो कोई नहीं है, मगर मेरी दादी कहा करती थी कि यहाँ से शुमाल की तरफ एक गहरी घाटी है। उस घाटी में एक पुराने मंदिर के खंडर अब भी बाकी हैं, जहाँ सुना है कि चांद रात को एक सांप आज भी आकर नागमूर्ति के आगे कुंडली मारकर बैठ जाता है। अंबर बोला, वहां चलकर पता करना चाहिए, हो सकता है वो नाग ही हो। उसने कस्तूरी नागिन से पूछा, क्या तुम हमें उस मंदिर के खंडर तक ले जा सकती हो? हमें सांप मंदिर देखने का बहुत शौक है। कस्तूरी नागिन के जहन में इन लोगों को वहीं रोकने की एक पूरी स्कीम आ गई थी। उसी स्कीम पर अमल करते हुए कस्तूरी नागिन ने कहा, मैं उस सांप मंदिर में नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे खानदान में सांप मंदिर में जो कोई भी जाता है मर जाता है, मगर मैं दूर से तुम्हें वो मंदिर दिखा सकती हूँ। अंबर खुश होकर बोला, बस ठीक है, तुम हमें दूर ही से वो मंदिर दिखा देना, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। क्या तुम आज किसी वक्त हमें सांप मंदिर तक ले चलोगी? कस्तूरी नागिन कहने लगी, तुम्हें वहां तक ले जाने के लिए घोड़ों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि वो मंदिर दूर है, हम पैदल वहां तक नहीं जा सकते। अंबर बोला, बेहतर है, तुम कल इसी वक्त यहाँ आ जाना, मैंने घोड़ों का इंतजाम कर लिया होगा। कस्तूरी नागिन चली गई। मंदिर में आते ही उसने बुलबुल का रूप बदला और फिजा में परवास करती हुई शुमाल की तरफ निकल गई। वो कल अंबर और उसके साथियों को शुमाल की जानिब फर्जी सांप मंदिर दिखाने जा रही थी, और उसे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई मंदिर वहां है भी कि नहीं। कस्तूरी नागिन ने यही सोचा था कि वो फिजा में परवास करके इलाके को देखेगी, जहां उसे कोई छोटा सा खंडर दिखाई दिया। चुनाचे जब वो कुछ फासले पर एक खाई पर आई तो गोता लगाया और नीचे खाई में आकर देखने लगी। इत्तफाक से खाई जहां शुरू होती थी वहां एक गोल छत वाली पुरानी टूटी फूटी कोठरी उसे दिखाई दी। कस्तूरी नागिन वहां उतर पड़ी। देखा कि ये एक पुरानी बोसीदा कोठरी है, जहां शायद कभी कोई राहिब बैठकर इबादत किया करता होगा। अब वो कोठरी उजड़ चुकी थी और पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े थे। कस्तूरी नागिन ने पत्थरों को जोड़कर एक निशानी बनाई और तेजी से वापस अपने मंदिर में आ गई।